कॉस्मोस में होने वाले किसी बड़े हादसे से एक दिन पृथ्वी पर से हमारा नामो निशान मिट जाएगा। मानवता को बचाने के लिए हमें एक बड़े से स्पेसशिप में बैठकर नए आशियानों की तलाश में सितारों की तरफ भागना होगा। कृत्रिम ग्रेविटी और हाइड्रोजन वाली शील्डिंग के जरिए इसके कीमती मुसाफिरों को एकदम सही सलामत रखा जा सकेगा। लेकिन उनकी मानसिक सेहत के बारे में क्या कहा जाए? अंतरिक्ष में लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती होते हैं खुद लोग। लोगों को टिन के एक बड़े से डिब्बे में रखना, वो भी एक बेहद खतरनाक माहौल में, जिसमें ये लोग महीनों या बरसों तक एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक बड़ी चुनौती है। साथ ही सफर के दौरान इन्हें जिंदा भी रहना चाहिए। हमें पनडुब्बियों में जाने वाले लोगों की जानकारी है कि उन्हें बहुत ध्यान से टेस्ट किया जाता है। ये पनडुब्बियां अपने मिशन पर यकीनन निकलती हैं, लेकिन ये मिशन कई साल का नहीं होता। हम किसी ऐसे क्रू के जरिए एक नई सभ्यता की शुरुआत नहीं कर सकते जो ब्रह्मांड में हुई बोरियत, आपसी कलह और मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो। हाँ, तब बेहतर होगा अगर पूरा क्रू ही दुनिया में लिक्विड नाइट्रोजन में मानव भ्रूण को स्टोर करके रखना सस्पेंडेड एनिमेशन के सबसे करीब कहा जा सकता है। लेकिन क्या हम टेस्ट ट्यूब बेबीज के जरिए इंसानी नस्ल को वाकई बचा पाएंगे? अंतरिक्ष यात्रा के साथ क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलें जुड़ी हुई हैं, तो कुछ लोगों ने आइडिया सुझाया, हमें बाहरी अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने की क्या जरूरत है? क्यों ना हम भ्रूण या स्पर्म और एग सेल भेज दें? सिद्धांत के रूप में हम जमे हुए भ्रूणों को स्पेस में लंबी दूरियों तक भेज सकते हैं। इससे भोजन या पेचीदा लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स की जरूरत नहीं रह जाएगी। वो अंतरिक्ष यात्रा और भारहीनता की मुश्किलों को तो झेल पाएंगे, लेकिन उनमें सामाजिक मिलनसारी कहां से आएगी? आप किसी बच्चे को किसी जगह अकेला रख दें तो उसे पढ़ना ही नहीं आएगा, वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा। हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, हम सामाजिक जीव हैं। हमें भ्रूणों को हैच करने और फिर उन्हें इंसान बनना सिखाने के लिए इंटेलिजेंट रोबोट्स को विकसित करना होगा। ये मुमकिन लगता है कि भविष्य में शायद 100 साल बाद हमारे पास रोबोट नैनीज होंगी जो कि हमारे लिए सामाजिक व्यवहार के नियम बनाएंगी। क्या कोई रोबोट वाकई एक बच्चे की परवरिश कर सकता है, या मानवता को बचाने की जल्दबाजी में हम यही भूल जाएंगे कि इंसान होने का मतलब क्या होता है? मानव भ्रूणों को विकसित करना जोखिम भरा हो सकता है, तो क्यों ना हम वयस्कों को उनकी सेहत को प्रभावित किए बिना जमा दें? बेशक ये और भी बड़ी चुनौती है, लेकिन प्रकृति इसका हल लगभग निकाल चुकी है। पृथ्वी पर ऐसे बहुत से जीव हैं जो हालात विपरीत होने पर सस्पेंडेड एनिमेशन या हाइबरनेशन में चले जाते हैं, और कुछ मामलों में वो लंबे समय तक ऐसी ही अवस्था में रह सकते हैं। अलास्का का वुड फ्रॉग पूरी सर्दी बर्फ में जमे रहने के बावजूद जिंदा बच जाता है। शून्य से भी नीचे वाले तापमान पर इसकी पाचन क्रिया धीमी होकर लगभग बंद हो जाती है। बर्फ के पिघलने पर मेंढक में फिर से जान पड़ जाती है, और ये यूं चल पड़ता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या कभी इंसान भी ऐसा कर पाएंगे? जब आप किसी जिंदा जीव को जमाते हैं तो बर्फ के कण बनकर फैलने लगते हैं। इससे कोशिकाएं फटकर तरल में बदल जाती हैं। तो जम जाने के बावजूद मेंढक कैसे जिंदा बच जाते हैं? इसका जवाब है इनके खून में मौजूद एक एंटीफ्रीज, और ये है ग्लूकोज। तो बेशक इनके आसपास का माहौल ठोस बर्फ वाला होता है, लेकिन इनकी सेल्स के अंदर फिर भी तरल रहता है। पर इंसानों के साथ दिक्कत यह है कि एंटीफ्रीज की इतनी मात्रा हमारी जान ले लेगी। तो इंसानों को डीप फ्रीज करने से बात नहीं बनेगी, लेकिन हाइबरनेट करने के लिए हमें इतने कम तापमान तक जाने की जरूरत शायद ना पड़े। पिट्सबर्ग में डॉक्टरों ने मरीज के शरीर के तापमान को जमाव बिंदु से कुछ ही डिग्री ऊपर रखने के लिए एक बेहद ठंडे सलाइन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करने की अनोखी तकनीक विकसित की है। इस तापमान पर सेल्यूलर एक्टिविटी रुक जाती है। वुड फ्रॉग मेंढकों की ही तरह मरीज भी सस्पेंडेड एनिमेशन में पहुंच जाते हैं। ऑपरेशन थिएटर में हम लोगों के शरीर को ठंडा करके उन्हें कुछ समय के लिए आर्टिफिशियल कोमा में रख सकते हैं। ये बात सुनने में ठीक लगती है और इसे जरूर आजमाया जाना चाहिए।
चाहे भ्रूणों को जमा दिया जाए या वयस्कों को ठंड के जरिए गहरी नींद में पहुंचा दिया जाए, सस्पेंडेड एनिमेशन हमारे कीमती इंसानों को अल्फा सेंटोरी तक की लंबी यात्रा के दौरान जिंदा रखने का शायद सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। लेकिन अगर वहां पहुंचने पर रहने लायक माहौल ही ना हो तो क्या होगा?